हाँ जी, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज का वीडियो एक लर्निंग वीडियो है, राइट। टुडे वीडियो इज़ बेस्ड ऑन कंसेप्चुअल रेशियो। तो देखिए, हम अक्सर सुनते हैं कि हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है? वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है कि किसी भी प्राइस को तब खरीदें जब वो प्राइस क्या हो, हमें सस्ते में मिल रही हो, वो प्राइस हमें कम दाम में मिल रही हो। फिर उस स्टॉक को या उस इंस्ट्रूमेंट को हम परचेज करते हैं इस होप में कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है, जब प्राइस इसका बढ़ेगा तो फिर क्या करेंगे, वहाँ से हम सेल कर देंगे। तो जो ये बीच का बफर आ जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग, राइट। तो आज का जो वीडियो है, तो हम कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे कि किसी प्राइस का अभी हमें सस्ते में मिल रही है या महंगे में मिल रही है, राइट, या अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है या फेयर वैल्यूड है। इसी बेस पे एक रेशियो बनाया गया था जिसे हम बोलते हैं PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो आज का वीडियो PE रेशियो पे बेस्ड है कि PE रेशियो क्या होता है, राइट, और PE का मिसकंसेप्शन क्या होता है, PE को हमें कैसे यूज करना चाहिए और कब यूज करना चाहिए। ठीक है, सब कुछ हम जानेंगे पूरे डिटेल्स में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं फिन एजुकेशन विद संतोष में। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, PE, ठीक है, PE सभी लोग जानते हैं। यदि आप मार्केट से 1 महीने 2 महीने या 1 महीने भी आपने यदि मार्केट में गुजारे हैं तो आप PE का नाम कभी न कभी ज़रूर सुना होगा। तो देखिए, थोड़ी हिस्टोरिकल डेटा इसको देख लें तो बहुत समय पहले एक इन्वेस्टर थे, बेंजामिन ग्राहम, जिन्होंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट लेके आया। ठीक है, क्या लाया उन्होंने? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट लेके आया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंसेप्ट क्या होता है कि यदि किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है, लेकिन अभी करेंटली प्रेजेंट में मार्केट में वो हमको 50 रुपये में अवेलेबल है। ठीक है, तो हम क्या किया, स्टॉक को 50 रुपये में परचेज किया और स्टॉक जब 100 रुपये गया तो उसको हम सेल कर दिए। तो 50 और 100 का जो डिफरेंस है 50 रुपीज़, यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, तो वो बोलते थे कि किसी भी स्टॉक को हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी को प्रीफर करना चाहिए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एनालिसिस करने के लिए उसके बहुत सारे मल्टीपल बनाए गए थे। ठीक है, कि हम इस तरह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जज कर सकते हैं कि इस स्टॉक में इतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी, इस स्टॉक में हमें इतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी। तो इसी को लेके उन सभी मल्टीपल में से सबसे एक इम्पोर्टेंट मल्टीपल जो आया वो निकल गया था PE रेशियो। ठीक है, PE, प्राइस अपॉन अर्निंग। यदि हम प्राइस से अर्निंग को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, PE रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो वहीं से निकल के आया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी से प्राइस अपॉन अर्निंग का कंसेप्ट। तो किसी भी स्टॉक को जानने के लिए कि उस कंपनी में हमें अर्निंग के लिए कितना रुपए देने पड़ेंगे, यही PE होता है। ठीक है, यदि हम सिंपल सी भाषा में इसको समझें तो प्राइस अपॉन अर्निंग, ठीक है, PE अपॉन अर्निंग, प्राइस को हम E से अर्निंग से डिवाइड करेंगे तो हमारा PE निकल के आएगा। जो PE निकल के आएगा वो PE ये बताएगा कि यदि कंपनी को 1 रुपये जनरेट करना है, तो 1 रुपये अर्न करना है, 1 रुपये कमाना है, तो उस कंपनी को हमें उस 1 रुपये कमाने के लिए कितने रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी कंपनी का PE 100 रुपये चल रहा है। ठीक है, तो PE 100 रुपये ये बताता है कि यदि हमको 1 रुपये कमाना है तो इस कंपनी को हमें 100 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये PE रेशियो हो गया है। तो देखिए, ये तो डेफिनेशन हो गया कि 1 रुपये कमाने के लिए हमें कंपनी को कितना देना पड़ेगा, वो होता है PE रेशियो, ये डेफिनेशन हो गया है। लेकिन इसका यदि हम एक टेक्निकल डेफिनेशन ये निकालें तो टेक्निकल डेफिनेशन ये निकलता है कि मार्केट किसी कंपनी को 1 रुपये अर्न करने के लिए कितने रुपए का रिवॉर्ड दे रही है। ठीक है, ये थोड़ा डीप हो जाता है, फिर भी समझना बहुत ज़रूरी है। जो इसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या बताता है कि कंपनी अगर 100 का PE दे रही है, कंपनी का PE 100 है, इसका मतलब मार्केट उसको उस कंपनी को 1 रुपये अर्न करने के लिए 100 रुपये का रिवॉर्ड दे रही है, राइट। तो देखिए, अब PE को एनालिसिस कैसे करेंगे, तो क्या हम सेक्टर टू सेक्टर PE को एनालिसिस कर सकते हैं, राइट,
या एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की स्टॉक को भी एनालिसिस कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। यदि सेम सेक्टर का भी स्टॉक है, मान लीजिए जैसे हम FMCG में लेते हैं, तो एक मेरा नेस्ले एग हो गया, एक ब्रिटानिया हो गया, दोनों सेम सेक्टर के, तो दोनों सेम सेक्टर के दोनों का पी के बेस पे हम दोनों स्टॉक को ये जज नहीं कर पाएंगे कि दोनों स्टॉक, यदि किसी का पी कम है तो स्टॉक सस्ता है, किसी का पी अधिक है तो वो स्टॉक महंगा है, राइट। तो पी को एनालिसिस करने के लिए सिर्फ एक ही मीडियन है, एक ही माध्यम है, वो क्या है, उस कंपनी के उस स्टॉक के बिजनेस मॉडल को समझना, ठीक है। जब तक आप उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को नहीं समझेंगे, आप उस कंपनी के लिए उस मार्केट कितना पी दे रहा है, वो सही है कि नहीं सही, वो जस्टिफाइड है कि जस्टिफाइड नहीं है, ये आप इसका एंटिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम पता कर पाएंगे कि जो पी है वो पी जस्टिफाइड है या पी जस्टिफाइड नहीं है, राइट। तो देखिए, पी को लेके एक और चीज़ होती है कि यदि पी अभी जो मान लीजिए 50 का पी चल रहा है किसी भी स्टॉक का, तो हो सकता है कि इन द फ्यूचर इस पी में एक ग्रोथ आए, पी हो सकता है 50 से 100 हो जाए, या हो सकता है डी ग्रोथ हो जाए, या 50 से 20 हो सकता है। तो यदि पी 50 से 100 गया तो इसी पी का एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। और पी अगर 50 से 20 हो गया, यहाँ बोलते हैं पी क्या हो गया, पी कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, ठीक है। पी का एक्सपेंशन और पी का कॉन्ट्रैक्ट। और एक चीज़ होता है जो बहुत हम सुनते हैं, उसकी पी का री रेटिंग क्या हो गया है। तो पी का री रेटिंग समझने के लिए मान लीजिए जैसे किसी कंपनी का किसी स्टॉक का पी ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, पी ऐसे ऐसे चल रहा है, बहुत दिनों से एक रेंज में पी चल रहा है, लेकिन अचानक से इसका पी बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि इस कंपनी का पी री रेटिंग हो गया है। इसका उल्टा भी हो सकता है ऐसे से जा रहा हो, पी अचानक से गिर गया, पी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर गया, तो यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ बोलेंगे पी का भी, यहाँ से भी पी का री रेटिंग हो गया, राइट। तो पी का री रेटिंग और पी का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पी मान लीजिए ऐसे जा रही है, यहाँ से गई तो एक पी के कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। पी ऐसे जा रही थी, ऐसे ऐसे जा रही थी, थोड़ा सा करेक्ट हुआ, इसको हम बोलेंगे कि पी गिर गया, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। या पी गिर रहा था थोड़ा सा, तो यहाँ से बोलेंगे कि पी क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। लेकिन जब रेंज में होता है, रेंज में होने के बाद जब पी ऊपर या नीचे जाता है, तब यहाँ से क्या बोलते हैं हम इसकी पी का री रेटिंग हो गया है, ठीक है। तो ये सब डेफिनेशन हो गए हैं पी के। पी में एक और कंसेप्ट होता है, समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, किसी भी स्टॉक में जो हमको रिटर्न मिलता है ना, वो रिटर्न दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, पहला रिटर्न होता है कि इन्वेस्टमेंट, कि हमने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, पहला इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हो गया। दूसरा होता है स्पेक्यूलेटिव रिटर्न, ठीक है। जब आप किसी स्टॉक को शॉर्ट टर्म में देखते हैं, तो जो शॉर्ट टर्म में होता है, 1 महीने 2 महीने 1 हफ्ते 2 हफ्ते का स्टॉक हम परचेज करते हैं, तो उसमें हाईली चांस होता है कि जो रिटर्न आएगा वो स्पेक्यूलेटिव रिटर्न आएगा, ठीक है। उसमें हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 20% हो रिटर्न, यदि आपको 100 रुपये का रिटर्न जनरेट हुआ है तो हो सकता है उसमें 20 रुपीज़ वो इन्वेस्टमेंट का हो, बाकी 80 रुपीज़ क्या हो, आपका स्पेक्यूलेटिव रिटर्न हो। लेकिन जब आप उसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे, 10 साल 15 साल 20 साल के लिए जब देखते हैं, तो जब आप किसी स्टॉक को 15 साल होल्ड करते हैं और उस होल्ड से जो आपको रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न में क्या होता है, 80% आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न होता है और 20% आपका स्पेक्यूलेटिव रिटर्न होता है। स्पेक्यूलेटिव रिटर्न ही होता है जो पी को ऊपर और नीचे करता है, ठीक है। जब स्पेक्यूलेटिव रिटर्न बढ़ते हैं तो पी का एक्सपेंशन होता है, जब स्पेक्यूलेटिव रिटर्न कम होता है तो क्या होता है, पी का डीग्रोथ हो जाता है, ठीक है। तो स्पेक्यूलेटिव रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टॉक के पी को ऊपर या नीचे करने में, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक और चीज़ हम समझ लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का पी है, ठीक है, ये अर्निंग है और इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है। किसी कंपनी का मान लीजिए कोई कंपनी ए है जिसका पी 10 रुपये है, इसकी अर्निंग भी क्या है, 10 रुपये है, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, इसका प्राइस हो जाएगा 100 रुपीज़। देखिए, एक फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, पी क्या होता है, प्राइस अपॉन अर्निंग इज इक्वल टू पी। सब कुछ इसी
इक्वेशन के बेस पे इर्द गिर्द घूमता रहेगा, ठीक है। प्राइस को जब हम अर्निंग से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो पी आ जाएगा। बस इसी को कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, सब कुछ इसी से आसपास घूमता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको पी क्या मिल जाएगा, पी 10 था, ई क्या था हमारा, अर्निंग क्या थी 10 रुपये, तो प्राइस क्या निकल के आया 100 का, ठीक है। अभी मान लीजिए कंपनी में कुछ हुआ, ठीक है, कंपनी में कुछ थोड़ी ग्रोथ आई या बुल मार्केट चल रहा था, अचानक से इसका पी क्या हो गया, इसकी अर्निंग्स बढ़ी 12 रुपये, 2 रुपये से इसकी अर्निंग बढ़ी, लेकिन हमारा पी क्या हो गया, पी 10 से बढ़ के 20 रुपये हो गया। तो अब प्राइस क्या निकल के आ जाएगी, 12 × 20 मतलब 240 रुपये, ठीक है, 240 रुपये। देखिए 10 से 20 क्या हो गया, पी बढ़ा तो प्राइस हमारा क्या हो गया, 100 से 240 रुपये हो गया। अब बेसिकली होना क्या चाहिए था, यदि हम इन्वेस्टमेंट रिटर्न देखा 240 में, तो 10 रुपये का अर्निंग से 12 रुपये की अर्निंग होगी, तो इसका जो हमारा प्राइस क्या होना चाहिए, 10 × 12 मतलब 120 रुपये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो गया। लेकिन एक्चुअल में रिटर्न कितना आया, प्राइस कितना गया 240, तो 240 में से जब हम 120 को माइनस कर देंगे तो 120 आएगा। यह 120 क्या हो गया, मेरा स्पेक्युलेटिव रिटर्न हो गया, ठीक है। इस 120 रुपये के कारण ही हमारा पी क्या गया था, पी का एक्सपेंशन हो गया था और मार्केट ने हमको रिवॉर्ड दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं हम कंपनियों को चेक करते हैं कि क्या जनरली ऐसा बोला जाता है कि यदि किसी कंपनी का पीई कम है, जितना कम पीई होगा कंपनी उतनी सस्ती होगी। अरे भाई मान लीजिए आप 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को कितना दे रहे हो, 1 रुपये कमाने के लिए आप कंपनी को 100 रुपये दे रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं सेम सेक्टर की कंपनी है, 1 रुपये कमाने के लिए आपने 100 रुपये दिए। एक दूसरी सेम सेक्टर की कंपनी है, 1 रुपये कमाने के लिए आप उसको 20 रुपये दे रहे हो। एक और कंपनी है, 1 रुपये कमाने के लिए आप उसको 50 रुपये दे रहे हो, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सी कंपनी बेटर होगी, एज पर पी डेफिनेशन तो जिसका पी कम होगा वो कंपनी ज़्यादा बेटर होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं कि जिसका पी 100 रुपये हो वो कंपनी बहुत महंगी हो, या जिसका पी 20 का वो कंपनी बहुत सस्ती हो, ठीक है। यही मिसकंसेप्ट होता है लोगों के बीच कि सबसे पहले वो पी देखते हैं, इस कंपनी का पी 20 चल रहा है, परचेज कर लो, कम है और परचेज कर लेते हैं, और फिर उनको रिटर्न्स उतने नहीं जनरेट होता है या नहीं हो पाता है जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। हो सकता है कि जो 100 की पी चली वो कंपनी अच्छी खासी रिटर्न दे दे और 20 की पी की कंपनी वहीं रह जाए, ठीक है। तो इसलिए हमने वीडियो के शुरू में बोला था कि हमें कंपनी का क्या देखना चाहिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखना चाहिए कि यदि किसी कंपनी को मार्केट पी 100 दे रहा है तो क्यों 100 रुपये उसको पी मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है। किसी कंपनी को पी 20 है तो मार्केट उसको 20 का पी क्यों दे रहा है, ठीक है। तो आइए हम कुछ देख लेते हैं। चलिए जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने TCS खोला हुआ है, ठीक है। TCS का देखते हैं, इसके पीयर कंपनी में आते हैं, इसके पीयर कंपनी में आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे TCS दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कंपनी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का नाम दिया TCS, इन्फोसिस, SCL टेक्नोलॉजी, विप्रो, एल्टीमेंट्री, टेक महिंद्रा, ठीक है। इतनी सारी कंपनियाँ दी हुई हैं। अच्छा देखिए अब हम TCS का पी देखते हैं। TCS का पी कितना है, TCS का पी हमको 29 मतलब 30 का पी है, चलिए 29 मानते हैं। 30 का पी दिया हुआ है। और एक और यहीं इस सेम सेक्टर की एक और कंपनी आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए टेक महिंद्रा को ले लीजिए, ठीक है। एक का पी उसका पी कितना था 29 का, टेक महिंद्रा का पी कितना है 54 का। तो ऐसा क्या बात है कि टेक महिंद्रा को 43 का पी दिया जा रहा है और जो हमारी TCS की कंपनी है वो क्या है 29 का पी पे वर्क कर रही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या है कि TCS को मार्केट कम पी दे रही है और जो कि टेक महिंद्रा का पी क्या है वो 43 का, मार्केट ने महिंद्रा को 43 का पी अधिक क्यों दिया है। यह देखने के लिए आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले TCS का ले लेते हैं, ठीक है। TCS खुला हुआ है, TCS का पी पे आते हैं। देखिए इसको हम लोग मैक्स कर देते हैं, पी रेशियो मैक्स, ठीक है। ये पी है, यहाँ पे मैक्स आ गया। अब देखिए इसका जो पी है ना
TCS का जो पी है वो ना ही एक्सपेंड की, इसकी री रेटिंग नहीं हुई है। ये एक चैनल में चल रहा है, ठीक है। तो एक चैनल में चल रहा है, इसका मतलब ये कंपनी क्या है, बहुत ही स्टेबल कंपनी है, ठीक है। कंपनी क्या है, बहुत स्टेबल। इसका आप मार्केट कैप देखिएगा, लगभग 14 लाख का मार्केट कैप है, मतलब बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्टेबल कंपनी है। वहीं जब आप देखिएगा, उसको भी हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। देखिए टेक महिंद्रा को खोलें, टेक महिंद्रा का पी क्या चल रहा था, टेक महिंद्रा का पी लगभग 43 के आसपास चल रहा था। तो देखिए टेक महिंद्रा भी एक रेंज में चल रहा था, ठीक है। ये भी एक स्टेबिलिटी की तरफ, एक स्टेबिलिटी में चल रहा था, एक चैनल में चल रहा था। लेकिन अचानक से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पी का री रेटिंग हो गया, ठीक है। पी का री रेटिंग हो गया। पी का री रेटिंग होने की वजह से पी क्या किया है, यहाँ से पी एक्सपेंड किया है। तो जब पी एक्सपेंड करता है तो पी बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्यों यहाँ से पी का एक्सपेंशन हुआ था, यहाँ से पी का री रेटिंग क्यों हुआ था? तो ये जब आप टाइम देखिएगा, ठीक है, ये टाइम देखिएगा तो लगभग ये टाइम आ रहा है आपका ये है टाइम आपका लगभग दिसंबर सितंबर, लगभग दिसंबर 23 के आसपास का, ठीक है। दिसंबर 23 के बाद में इसका पी का क्या हुआ था, री रेटिंग हो गया था। तो इसका हम क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि जो कि पी, देखिए यहाँ पर भी 30 का पी चल रहा था TCS पर, राइट। अब तक क्या था, इस कंपनी का भी पी दिसंबर 23 से, दिसंबर या जनवरी 24 कह लीजिए, दिसंबर 23 कह लीजिए, उस समय भी इसका पी क्या था, 30 के आसपास का था। मतलब दोनों का पी ऑलमोस्ट सेम ही था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इसका पी बढ़ के 43-45 का हो गया था टेक महिंद्रा का। तो हम चल के देखते हैं कि दिसंबर 23 के आसपास ऐसा क्या हुआ था कि मार्केट ने इसको यहाँ से री रेटिंग दे दिया। यदि यहाँ पे दिसंबर 23 में कोई स्टॉक को परचेज किया होता तो उसके स्टॉक में अच्छी खासी ग्रोथ, हमको अच्छी खासी रिटर्न जनरेट हो जाती। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि यहाँ से री रेटिंग क्यों हुई टेक महिंद्रा की, और यहाँ से पी इसका एक्सपेंड क्यों किया। इसके क्वार्टरली रिजल्ट में हम आ जाते हैं, ठीक है। क्वार्टर्स में आ गए तो दिसंबर 23, ठीक है। देखिए दिसंबर 23 में हम आ गए, थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सितंबर 23 में इसका सेल्स क्या था, 12,864 करोड़ का सेल्स इंक्रीज हुई। कहाँ पे, दिसंबर 23 में। लगभग जब दिसंबर 23 का रिजल्ट आया होगा तो वहाँ पे सेल्स जनरेट होकर आ गई 13,101 करोड़ की, ठीक है। यहाँ से इसका, और जो इसका पी का मेन एक्सपेंशन का कारण था वो क्या था, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले 914 का था, अचानक से बढ़ के क्या हो गया, 1146 का। जब यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा इसका, ठीक है, यहाँ से 7%, इसका 9% हुआ। जब यहाँ इस कंपनी में थोड़ी ग्रोथ आई, जो उस ग्रोथ की वजह से कंपनी ने इसका स्पेकुलेटिव प्राइस पी बढ़ गया, वो प्राइस यहाँ से क्या कर गई, शूट कर गई, और मार्केट ने इसको एक री रेटिंग दे दिया। यहाँ पे जो इन्वेस्ट किया होता उसका अच्छी खासी हमको क्या मिलती, उसको प्रॉफिट हुआ होता। तो ठीक है, उसका री रेटिंग क्यों हुआ था, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 914 से 1146 हो चुका था, ठीक है। और जिसकी वजह से पी में क्या आ गया, एक री रेटिंग आ गई, ठीक है। और अदर इनकम, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बाकी तो सब चीज़ें सेम ही हैं। और ठीक है, तो मेन कारण क्या था उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज कर गया था। अच्छा, फिर से हम आते हैं अपने चार्ट पे आते हैं, चार्ट पे पी पे आ गए। अच्छा देखिए, ठीक है, वहाँ से प्राइस ने लगातार उसका ऊपर गया, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इस लेवल अगस्त 24 से और अक्टूबर 24 के बाद अभी तक यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्राइस पी का जो कॉन्टैक्ट हुआ है, क्यों हुआ है, ये भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा टाइम फ्रेम है देख लेते हैं। ये टाइम फ्रेम के क्या है इसका, ये नवंबर 24 चल रहा है, नवंबर मतलब दिसंबर 24। आइए इस करंट में देख लेते हैं, क्वार्टर में आते हैं। दिसंबर 24 में देखिए, दिसंबर 24 उसका प्राइस क्या किया है, नेगेटिव जाना शुरू किया था, ठीक है। सॉरी, उसका पी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू किया था, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ। देखिए 13,303 करोड़ सितंबर में था, अभी 13,286 हो गया। यहाँ से इसकी ग्रोथ क्या आ गई, ग्रोथ कम हुई है।
देखिए 13,300 और 13,286, यहाँ से ग्रोथ इसकी कम हो गई है। तो जब ग्रोथ कम हुई तो प्राइस में वहाँ से क्या क्या गिरना शुरू किया, और प्री में जो स्पेकुलेटिव थी, स्पेकुलेटिव रिटर्न था, वो अचानक से गिरता है। जैसे स्पेकुलेटिव अचानक से बढ़ता है वैसे गिरता भी है, इसी की वजह से उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ से इसमें सेल्स ग्रोथ कम आई और प्राइस क्या हो गया, वहाँ से गिरना शुरू कर दिया। ठीक है, और फिर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो ठीक ही था, 1% का इंक्रीज किया था, लेकिन मेन है कि उस कंपनी में ग्रोथ नहीं थी। ठीक है, सितंबर 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक में ग्रोथ नहीं थी, तो इसकी वजह से प्राइस ने क्या किया, उसकी गिरना शुरू हुआ उसका पी। और ठीक है, उसका EPS भी देख लीजिए, लगभग 12-13 रुपये का EPS था, और 12-13 का आसपास का इसका EPS चल रहा था सितंबर क्वार्टर में, और दिसंबर क्वार्टर में उसका EPS भी डाउन हो गया, जिसकी वजह से उसका पी गिर गया है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली पी इसका गया कितना था, इसके चार्ट में आते हैं और देख लेते हैं कि टेक महिंद्रा के पी क्यों कितना गया था। तो देखिए ये लगभग 65 के आसपास का गया था। देखिए 70 और 60 के बीच में है, तो लगभग 65 का गया था, यहाँ से इसका पी एक्सपेंड हुआ था। तो ये भी यदि हमको कोई स्टॉक परचेज भी करना है ना, तो हम क्या बोलते हैं, हम फिर से बोल रहे हैं ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान में हमेशा रखना है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है। जैसे यदि हम यहाँ पे इस स्टॉक को परचेज करते हैं दिसंबर 23 के आसपास में, तो ठीक है 2-3 महीने में हमको अच्छा खासा पी का हमको एक्सटेंशन मिल जाता है, जो कि 30 का पी से सीधे 65 का पी जस्ट डबल हो गया। वहाँ से प्राइस में अच्छा खासा हमको रिटर्न जनरेट हो जाता है। तो ऐसे हमको देखना पड़ता है कि कंपनी को कैसे एनालिसिस करें कि सेम सेक्टर की कंपनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका किसी कंपनी का पी अधिक है तो वो वहाँ कंपनी हमको महंगी मिलेगी। ठीक है, या दोनों का सेम पी है तो किस में हम इन्वेस्ट करें, तो हमको उसका बिजनेस मॉडल देखना पड़ेगा। ठीक है, बिना बिजनेस मॉडल देखे हम कोई भी अपना डिसीजन नहीं बना सकते हैं कि कौन सी कंपनी सस्ती है, कौन सी कंपनी महंगी है। तो देखिए सब कुछ क्या होता है ना, बेसिकली सब कुछ डिपेंड करता है ग्रोथ पे। यदि कंपनी की ग्रोथ है, कंपनी अच्छी वर्क कर रही है, कंपनी में एक फ्यूचर विजन है, तो कंपनी का जो डेफिनेटली एक री रेटिंग भी होता है और पी का एक्सपेंशन भी होता है। तो उस हिसाब से हमको देखना चाहिए भी किसी स्टॉक को, और सिर्फ इस बेस पे हमको ये नहीं देख लेना चाहिए कि कंपनी का पी कम है तो बाई करो, या कंपनी का पी अधिक है तो सेल कर दो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसा कंपनी का पी अधिक है लेकिन उसमें ग्रोथ अधिक है तो वो एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, और हमेशा स्पेकुलेटिव और रिटर्न, इन्वेस्टमेंट रिटर्न को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि यदि कंपनी में इन्वेस्टमेंट रिटर्न है तो जाहिर सी बात है इसका स्पेकुलेटिव रिटर्न बढ़ेगा और पी का एक्सपेंशन हो जाएगा। पी का एक्सपेंशन हो जाएगा तो मेरे रिटर्न जो प्राइस हुआ है वहाँ से हमको मेरा रिटर्न कई मल्टीप्लाई भी हो सकता है कई टाइम्स। ठीक है, और यदि किसी कंपनी की प्राइस में पहले से है हाई स्पेकुलेटिव रिटर्न इंक्लूड है तो उस स्टॉक को हमको बचना चाहिए। जैसे कि ये जब अपने पीक पे था दिसंबर 24 में, वहाँ पे हमको दिख रहा था कि यहाँ पे स्पेकुलेटिव रिटर्न्स इंक्लूड है, यहाँ से पी का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, यहाँ से पी का कॉन्ट्रैक्ट होगा और पी वहाँ से गिरना शुरू होगा। तो ये जब आप मार्केट में एक्सपीरियंस करिएगा, पी को डिटेल से एनालिसिस करिएगा तो आपका पता चल जाएगा कि कब इन्वेस्टमेंट रिटर्न है, कब स्पेकुलेटिव रिटर्न है, कब कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, सिर्फ आप ग्रोथ देखिए। कंपनी में यदि ग्रोथ है, उसका EPS बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ बढ़ रही है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो उसका पी को ट्रैक करिए, डेफिनेटली आपको वहाँ से हमको एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि हमें स्टॉक परचेज करना चाहिए कि नहीं परचेज करना चाहिए। अच्छा, यदि आप एक सेकेंड के लिए देखिए, हमने TCS को देखा, आप परसिस्टेंट इसको देख लीजिए, सिस्टम को भी देख लीजिए। तो यहाँ पे ये भी सेम सेक्टर की कंपनी है और इसका पी क्या है, 65 का पी है। ठीक है, सेम सेक्टर में 65 का पी है, तो मार्केट ने इसको 65 का पी क्यों दिया, क्योंकि यदि आप इस कंपनी का ग्रोथ देखिए, इस कंपनी का ग्रोथ देखिए तो कहाँ गया ग्रोथ सॉरी कंपनी का, हाँ देखिए सेल्स ग्रोथ, देखिए ये सेल्स ग्रोथ है, देखिए 5% TCS का है। ठीक है, और 18% है इसका परसिस्टेंट सिस्टम का। देखिए सबसे अधिक इसका क्या है, ग्रोथ है, और सबसे अधिक इसका पी भी आपको दिखेगा। इसकी ग्रोथ की वजह से मार्केट ने क्या किया, इसको हाई पी दिया है। ठीक है, जब 18% की कंपनी ग्रोथ करेगी तो उसको पी तो मिलना, मार्केट रिवॉर्ड तो करेगा ना। ठीक है, जब मार्केट में वैल्यू रहेगी तो मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगा ही करेगा।
ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है कि जिनको हमको बहुत ध्यान में रख के करना पड़ता है कि इस कंपनी में इसका पी अधिक क्यों है, अधिक पी है तो इसको बाई करें कि नहीं बाई करें, क्या इसका पी री रेटिंग होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही होता है कि हम ये एंटिसिपेट करें कि यहाँ से पी का री रेटिंग होगा, और इसको एंटिसिपेट करने कौन बहुत बड़ी तोप नहीं है कि हम कैसे करें। तो कुछ नहीं, आप बस आप क्वार्टरली रिजल्ट पर फोकस करिए। जैसे उसका रिजल्ट है देखिए उसमें ग्रोथ आई है, ईयर ऑन ईयर उसका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। यदि इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ा है, हो सकता है कि यहाँ से स्पेकुलेटिव इन रिटर्न इंक्रीज होगा और पी का एक्सपेंशन होगा, तो उस समय हम वहाँ से एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, जैसे 30 का पी चल रहा था टेक महिंद्रा का, और 30 का पी चल रहा था टीसीएस का 3-4 महीने पहले से, ठीक 3-4 महीने पहले। लेकिन अचानक से इसमें जो टीसीएस था वही रुका रहा और टेक महिंद्रा शूट कर गया, क्योंकि वहाँ से उसका पी का एक्सपेंशन हुआ था, जिसकी वजह से हमको रिटर्न जनरेट हो गया। तो इस हिसाब से पी को हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए अभी हमने आईटी सेक्टर को देख रहा था। यदि हम एक आते हैं अपने कैपिटल एडवाइजरी में, ठीक है, कैपिटल सेक्टर में, ठीक है, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट की वाली कंपनियों को देखते हैं। देखिए इसमें मोतीलाल ओसवाल है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी है, ठीक है। इससे हमने एक वीडियो भी बनाया था कुछ दिन पहले कि डैम कैपिटल एडवाइजरी पे कि इसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है, ठीक है। वो वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि एक ही सेक्टर को कैसे एनालिसिस करते हैं। जब हमको पीए 2-3 कंपनियां दी रहती हैं तो उनमें से कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं, तो वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल में बस थोड़ा सा इसको हम पी पे फोकस करना चाहेंगे। देखिए डैम कैपिटल एडवाइजरी का 25 का पी है, ठीक है, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का 12 का है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का कितना है, लगभग 12 का पी 11 का पी चल रहा है। तो मोतीलाल ओसवाल का 11 का पी है, और जो नुआमा करके है इसका 20 का है, प्रूडेंट कॉर्पोरेशन इसका 44 का है, डैम कैपिटल का 25 का है। ऐसा क्यों होता है कि मान लीजिए मोतीलाल ओसवाल को लेते हैं और डैम कैपिटल एडवाइजर को लेते हैं तो डबल का पी है, ठीक है, मुझे लगा 11 का है, इसका 25 का पी है। तो ऐसा क्या है, तो ऐसा ये जानने के लिए आप देखिए कि मार्केट ने इसको हाई पी क्यों दिया है, मोतीलाल ओसवाल को कम पी क्यों दिया है। तो जब आप इसका देखिएगा, आप आइए यहाँ पे, इसका देखिए डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। देखिए मोतीलाल ओसवाल का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कितना है, 1.41। 1.41 क्या बताता है कि जब हम डेप्ट में उसकी इक्विटी से डिवाइड करते हैं तो जो आता है वहाँ डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कि 1.4 टाइम्स अधिक है इक्विटी से हमारा क्या डेप्ट, ठीक, मतलब डेप्ट कंपनी पे ज़्यादा है। लेकिन जब वहीं आप आइएगा इस पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटी को, ये इसका पी क्या है, इसका 12 का पी है, लेकिन यहाँ भी इसका डेप्ट क्या है, 5 का डेप्ट है चल रहा है, 4.99 का डेप्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा कम। मतलब इन दोनों में कौन बेटर मिलेगा, इन दोनों में यदि हम डेप्ट से देखें तो हमको मोतीलाल ओसवाल ज़्यादा बेटर ना जाएगा, क्योंकि इस पर डेप्ट कम है कंपेरेटिवली आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, ठीक है। अब यहाँ से यदि हमको पी देख के दोनों के पी सेम है, यदि दोनों के पी सेम है तो यहाँ से हमको चूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको चूज करने के लिए फिर हमको और फर्दर एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ से हम यहाँ से डेप्ट देख सकते हैं कि डेप्ट क्या है कंपनी का, 5 का डेप्ट चल रहा है इस पर, मतलब डेप्ट टू रेशियो जो है इक्विटी का वो 5 है, इसका 11 को है। यहाँ तो डेप्ट से बेटर क्या है, मोतीलाल ओसवाल ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है, कंपेरेटिवली आईसीआईसीआई सिक्योरिटी। तो इसके और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। और इसका पी 25 का क्यों दिया है डैम कैपिटल एडवाइजर्स को, इसका यदि हम डेप्ट रेशियो देखें तो इसका डेप्ट रेशियो देखेंगे तो हमको मिलेगा लगभग 0.03 का है, मतलब इस पर तो डेप्ट है ही नहीं है, मतलब कंपनी कर्ज फ्री है, जिसके लिए जब कंपनी पर कोई डेप्ट नहीं है उसका ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा अच्छा बेटर होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से मार्केट ने इसको ज़्यादा पी दिया हुआ है। तो ऐसे हमको चीज़ों को एनालिसिस करनी पड़ेंगी। अब ऐसे हम देखते हैं कि यार डैम कैपिटल एडवाइजर तो 25 का है तो बहुत महंगा है, मोतीलाल तो 12 का बहुत सस्ता है, मोतीलाल परचेज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमको फर्दर एनालिसिस करनी ही पड़ेगी, हमको फंडामेंटल डीप में एनालिसिस करनी पड़ेगी। तब जब हम डेप्ट टू रेशियो देखते तो बोलते कि यार तो यहाँ पे कंपनी के पास कर्ज ही नहीं, इसीलिए कंपनी इसको रिवॉर्ड किया है। वहीं आईसीआईसीआई के पास तो 5 का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है कि जितना उसके पास इक्विटी उसका 5 टाइम्स उसके पास तो कर्ज है, तो मतलब ज़्यादा कर्ज वाली कंपनी को हमको अवॉइड करनी है। तो ऐसे अब देखिए यहाँ से जरूरी नहीं कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटी या मोतीलाल ओसवाल खराब स्टॉक है, ठीक है, उसके भी हम फर्दर और एनालिसिस करेंगे तो कुछ पॉइंट्स हमको और बेटर मिलेंगे कि क्यों उसका डेप्ट अधिक है, ठीक है, या क्यों इसका डैम कैपिटल एडवाइजर्स का डेप्ट कम है। तो ये सब एनालिसिस जब आप करेंगे तो आपको अच्छी चीज़ें दिखनी पता चलेंगी। वहाँ से एक ब्रॉडर व्यू मिलता है कि कौन सा स्टॉक हमें परचेज करना चाहिए, कौन सा स्टॉक परचेज नहीं करना चाहिए।
ठीक है। तो वीडियो देखिए काफ़ी लंबा हो जा रहा है, एक वीडियो में पीए को समराइज करना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो फिलहाल में आज पीए के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर आगे इसका जब नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे तो वहाँ पे हम और सेक्टर की कंपनियों को डिटेल एनालिसिस करेंगे कि पीए के बेस पे हम कैसे कंपनी को एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।